आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम आखिरी चट्टान एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत समझने वाले हैं और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो इस चैप्टर में हम इस पाठ में संक्षेप रूप में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस पाठ को समझेंगे और बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे ताकि बात को आसानी से आप समझ पाएं। और अंत में हम इस चैप्टर से संबंधित, इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों का हल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को समझना। तो आखिरी चट्टान तक प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश का एक यात्रा वृतांत है। इस पाठ में लेखक ने भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की यात्रा का सजीव, रोचक और भावपूर्ण वर्णन किया है। मतलब क्या है कि यहाँ पे लेखक ने सजीव मतलब आंखों देखा हाल वर्णन किया है, रोचक और अपनी संवेदनाओं के साथ वर्णन किया है। यह केवल एक यात्रा का विवरण नहीं बल्कि प्रकृति, भारतीय संस्कृति, मानव जीवन और प्रकृति के प्रति लेखक की संवेदनशील दृष्टि का भी परिचय देता है। इस आगे बढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। तो हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार मोहन राकेश का जन्म 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी लेखन, यात्रा वृतांत आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल तथा अन्य कहानी, नए बादल, बारिश, अन्य कहानियां, डायरी लेखन है, आखिरी चट्टान तक ये जो यात्रा वृतांत है ये शामिल है। आषाढ़ का एक दिन के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और उन्होंने पत्रिका का भी संपादन किया है। तो यहाँ पे और उनकी मृत्यु जो है 1972 को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गई। मतलब इतने कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब है आपको मैं शुरू में ही बताई हूँ कि हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस पाठ को समझेंगे। ये बिंदु इसलिए दिया गया है ताकि इस पाठ को आपको समझने में आसानी हो। तो पहला प्रमुख बिंदु है कि दक्षिण भारत की यात्रा। तो लेखक के विभिन्न दक्षिणी क्षेत्रों की यात्रा करते हुए अंत में कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं। उनके मन में बचपन से भारत के अंतिम छोर देखने की इच्छा थी। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि वास्तव में भारत की धरती के अंतिम बिंदु पर आ गया। आप जानते हैं कन्याकुमारी सबसे अंतिम छोर पे है। अब दूसरा पॉइंट में है कि कन्याकुमारी का पहला दृश्य, कि कन्याकुमारी कैसी दिख रही है वहां पे। तो कन्याकुमारी पहुंचते ही लेखक चारों ओर विशाल समुद्र को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे सबसे अधिक आकर्षित करता है समुद्र की अनंत जलराशि, लगातार उठती गिरती किरणें, लहरें, समुद्र का बदलता रंग, दूर तक फैला क्षितिज क्या है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलता हुआ प्रतीत होता है, समुद्री हवा की ठंडक, लहरों से गूंजती हुई आवाज। तो ये वैसा वर्णन है जब आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो ये सारी विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेगी। लेखक को ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रकृति स्वयं अपना भव्य रूप दिखा रही हो। अब तीसरा है पॉइंट में कि तीन समुद्रों का संगम। तो कन्याकुमारी क्या है? वो 3 समुद्रों का संगम है। कौन कौन सा समुद्र है? तो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। तीनों एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कन्याकुमारी की विशेषता के अंतर्गत भी आ सकता है कि कन्याकुमारी की विशेषता क्या है। तो वहां पे 3 समुद्रों का संगम है। कौन कौन सा समुद्र है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों एक साथ मिलते हैं। लेखक इस अद्भुत दृश्य को देखकर अत्यंत प्रभावित होता है। अलग अलग दिशाओं से आने वाला जल का एक स्थान पर मिलकर भारत की एकता का प्रतीक बन जाता है। अब चौथा पॉइंट है समुद्र का बदलता हुआ रूप। लेखक ध्यान देता है कि समुद्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी बिल्कुल शांत दिखाई देता है, कभी तेज लहरों से उफरने लगता है, तो कभी उसका रंग नीला लगता है, कभी हरा या धूसर दिखाई देता है।
कभी सूर्य की गिरने से सोने जैसा चमकता है। इससे लेखक समझता है कि प्रकृति हर पल बदलती रहती है। हमें पांचवा पॉइंट सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन है। वहाँ लेखक गए हैं तो उन्हें सूर्योदय, जब सूर्य उगता है तो उस समय कैसा लगता है, सूर्य के डूबने के समय दृश्य कैसा होता है, उसका वर्णन है। कि कन्याकुमारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सूर्य उदय का दृश्य भी अत्यंत सुंदर होता है, सूर्यास्त का दृश्य भी उतना ही मनोहारी होता है। जो मनोहारी का क्या अर्थ है, मन को हर लेने वाला। जब सूर्य धीरे धीरे समुद्र से निकलता है तो पूरा आकाश लाल, सुनहरे और नारंगी रंगों से भर जाता है। शाम को सूर्य समुद्र में डूबता हुआ ऐसा लगता है मानो आग का एक विशाल गोला धीरे धीरे जल में समा रहा हो। लेखक इस दृश्यों से अत्यंत प्रभावित होता है। तो यहाँ पर लेखक कल्पना करते हैं कि सूर्य कैसा दिख रहा है, कैसा लगता है डूबते समय। अब छठा पॉइंट है कि समुद्र की लहरों का चित्रण। आपने पीछे क्या देखा, क्या क्या पॉइंट का वर्णन किया, समुद्र का बदलता हुआ रूप का वर्णन किया, सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन किया गया है, और उसके बाद समुद्र की लहरों का चित्रण है। लेखक समुद्र की लहरों को बहुत ध्यान से देखता है। वो बताते हैं कि लहरें लगातार आगे बढ़ती हैं, पूरी शक्ति से चट्टानों से टकराती हैं, टकराने के बाद टूट जाती हैं, फिर भी नई लहरें बार बार आते रहती हैं। यह दृश्य लेखक को संघर्ष और निरंतर प्रयास का प्रतीक लगता है। तो यहाँ पे लेखक ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपने संदेश, अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो अब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब सातवां है पॉइंट, चट्टानों का वर्णन। तो समुद्र के बीच कई विशाल चट्टानें खड़ी हैं। लेखक देखता है कि लहरें दिन रात उसे टकराते रहती हैं, फिर भी चट्टानें अपनी जगह से नहीं हिलती। वे हर आघात को सहकर भी अटल रहती हैं। यहीं से लेखक जीवन का संदेश मिलता है लेखक को कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में चट्टान की तरह दृढ़ और साहसी रहना चाहिए। अब आगे है आखिरी चट्टान तक पहुंचने की इच्छा। लेखक समुद्र के बीच स्थित सबसे अंतिम चट्टान तक जाना चाहता है। उनके मन में उत्सुकता होती है कि भारत का अंतिम स्थल कैसा होगा, वहां पहुंचकर कैसा अनुभव हुआ होगा। नाव की सहायता से समुद्र पार करते हैं और उस अंतिम चट्टान तक पहुंच जाते हैं। अब आखिरी चट्टान का अनुभव साझा किए हैं कि चट्टान पर पहुंचकर लेखक चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र देखता है। उन्हें लगता है भारत की भूमि यहीं पे समाप्त हो जाती है, इसके आगे केवल अथाह जल राशि है। वह प्रकृति के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा है। यह अनुभव उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, मतलब ये उन्हें बहुत अंदर से प्रभावित करती है। प्रकृति का उन्हें अनुभव होता है। अब प्रकृति की विराटता, विशालता कैसे अनुभव करते हैं कि चट्टान पर खड़े होकर लेखक अनुभव करते हैं कि प्रकृति अत्यंत विशाल है। मनुष्य उसकी तुलना में बहुत छोटा है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति उससे कहीं अधिक महान है। इससे लेखक के मन में विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है। अब विवेकानंद से जुड़ी स्मृतियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो लेखक उस चट्टान के महत्व का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि वह स्थान स्वामी विवेकानंद की तपस्या और चिंतन से जुड़ा माना जाता है। इस कारण यह चट्टान केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे कन्याकुमारी की सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी बताते हैं कि लेखक कन्याकुमारी मंदिर और वहां की धार्मिक मान्यताओं का भी उल्लेख करते हैं। यह स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र है। देश भर के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर उदाहरण है यह। अब लेखक की भावनाएं, इसमें ये पूरे पाठ को पढ़ने में लेखक किन किन भावनाओं से गुजरा है उसके बारे में आपको समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे आश्चर्य हुआ देख के उन्हें, अथाह सागर देख के आश्चर्य हुआ, उन्हें उत्साह है उन्हें जाने, आखिरी चट्टान आखिरी सीमा तक देखने का उनके अंदर उत्साह था तो आनंद की अनुभूति हुई, शांति, आत्मचिंतन,
प्रकृति के प्रति सम्मान है, मतलब यहाँ पे प्रकृति की विराटता जो देखते हैं उस समय उन्हें प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव उनके मन में आता है, जैसे ही लगातार भावनाएं बनी रहे। अब इस पाठ में लेखक का संदेश क्या है? तो इस यात्रा के माध्यम से लेखक हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं, जैसे प्रकृति से प्रेम करना, जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, चट्टान की तरह दृढ़ रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और भारत के प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहरों पर गर्व करनी चाहिए और प्रकृति के सामने मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रतीक का जो मुख्य अर्थ है आपको समझने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि इस पाठ को आप अच्छे से समझ पाए। जैसे समुद्र क्या प्रतीक है यहाँ पे? तो जीवन की विशालता और अनंत संभावनाएं, जिसके मतलब कोई लिमिट नहीं है। लहरें क्या है? संघर्ष है, प्रयास है, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। चट्टान किसका प्रतीक है यहाँ पे? साहस, धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और आखिरी चट्टान जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प और आत्म अनुभूति है। अब परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें इस पाठ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। विधा कौन सी ये विधा है? तो ये यात्रा वृतांत है। मुख्य स्थान है इस पाठ में तो कन्याकुमारी है। यहाँ पे इस पाठ में 3 समुद्र के बारे में वर्णन किया गया। वो कौन है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और इसमें प्रमुख आकर्षण किसके बारे में विस्तृत रूप में वर्णन किया गया? तो सूर्योदय के बारे में, सूर्यास्त के बारे में, समुद्र, लहरें और आखिरी चट्टान। प्रमुख संदेश क्या है? कि संघर्ष करते हुए चट्टान की तरह अडिग रहना चाहिए और प्रकृति की महानता को समझनी चाहिए। तो अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न है, अब उसका भी हम हल समझते हैं, करते जाते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू होता है मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको यह उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। लेखक ने सूर्यास्त की मनोहर दृश्य कहाँ से देखा? ऑप्शन नंबर 1 है विवेकानंद चट्टान से, ख अरब सागर की ओर से ऊंचे टीले से, ग पश्चिमी क्षितिज से, ख सैंड हिल से। तो इसमें आपका क्या होगा आंसर? ख अरब सागर की ओर से ऊंचे टीले से। तर्क क्या है कि आखिरी चट्टान तक लेखक सबसे पहले सैंड हिल पर पहुंचते हैं और लेकिन वहां भीड़ अधिक होने के कारण आगे बढ़कर अरब सागर की ओर स्थित एक ऊंचे टीले पर चले जाते हैं। वहीं से उन्हें शांत वातावरण में सूर्यास्त का मनोहर दृश्य देखा और इसलिए ख उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 2, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ। यह कथन लेखक की किस मनस्थिति का वर्णन करता है? क है मौन हो जाना, विस्मित हो जाना, भ्रमित हो जाना और आशंकित हो जाना। तो इसमें क्या हो जाते हैं? ख नंबर है विस्मित हो जाना। यहाँ पर क्या है? मंत्र मुग्ध हो जाना, मतलब अपने आप में ही खो जाना। सूर्यास्त के अद्भुत और मनोहारी दृश्य को देखकर लेखक इतना मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह कुछ समय के लिए स्वयं को भूल जाता है। यह उसके विस्मय आश्चर्य की मनस्थिति को दर्शाता है, दिखाता है। प्रश्न संख्या 3, मैंने सिर्फ उस चोटी को पहली बार सैर किया हो। इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? अब इसका सही प्रश्न अपने पुस्तक में देख लीजिएगा, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है। क नंबर है करुणा, ख विनम्रता, ग आत्मीयता, घ संतुष्टि। तो इसमें कौन सा होगा? तो संतुष्टि। लेखक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसने सबसे पहले उस चोटी पर पहुंचकर एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो। इस उपलब्धि से उसे आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव होता है, इसलिए कथन में संतुष्टि का भाव व्यक्त हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 4, शक्ति का विस्तार की शक्ति वाक्य में वर्णन है। ऑप्शन नंबर क है बल खाती लहरों का, ख सागर की व्यापकता का, ग सूर्यास्त के दृश्य का और घ पश्चिमी क्षितिज का। तो इसमें क्या है? सागर की व्यापकता का। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने विशाल और अनंत सागर की अपार
व्यापकता तथा उसकी अद्भुत शक्ति का वर्णन किया है। इसलिए सागर की व्यापकता सामर्थ्य को व्यक्त करता है, क्योंकि सागर में क्या है? विस्तार की शक्ति है। अब है प्रश्न संख्या 5। लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि यह कन्याकुमारी के मौसम को प्रमुखता से वर्णित करता है। ख, यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। ग, यह यात्रा के रोमांच पर केंद्रित है। और घ नंबर इसमें कन्याकुमारी का काल्पनिक वर्णन है। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें सजीव चित्रण है ना, तो इसमें जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। तो क्या है, लेखक ने केवल यात्रा का वर्णन ही नहीं दिया बल्कि अपनी भावनाओं, अनुभवों, प्रकृति के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। इससे पाठक स्वयं की यात्रा का हिस्सा महसूस करता है, इसलिए जीवंत अनुभूतियों से जुड़ा वृतांत है। तो जीवन से अनुभूतियों का कौन सा आंसर हो गया? ख नंबर। अब है मेरी समझ मेरे विचार। तो नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि यात्रियों का समूह सूर्यास्त तक दृश्य देखने के लिए स्टैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उनके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? आप पिछले में भी देखिए कि मूल कारण क्या है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि लेखक सामान्य पर्यटकों की तरह केवल सूर्यास्त देखकर लौटना नहीं चाहता था। वो ऐसी जगह पहुंचना चाहते थे कि जहां से समुद्र, चट्टानों और सूर्यास्त का दृश्य अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे। उन्हें प्रकृति के सौंदर्य का पूरा आनंद लेने की इच्छा थी। इसी कारण वह सैंड हिल पर न रुककर दूसरे ऊंचे टीलों की ओर बढ़ गया। अब आगे है कि लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया। तो क्या बताए हैं? तो लेखक के अनुसार कन्याकुमारी के स्थानीय लोग सरल और मेहनती और मिलनसार हैं। उनका जीवन समुद्र से जुड़ा है। वे मुख्यतः मछली पकड़ने, समुद्र से संबंधित कार्यों पर निर्भर रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी परिश्रमी हैं और अपने दैनिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। लेखक ने उनके सादे जीवन, परिश्रम और प्रकृति के गहरे संबंध का उल्लेख किया है, मतलब बताया है। प्रश्न संख्या 3। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या अर्थ है, वो कहना क्या चाहते हैं? तो इसमें प्रयत्न की सार्थकता का अर्थ है कि लेखक का कठिन परिश्रम सफल हो गया। ऊंचे नीचे रेतीले टीलों को पार करके वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां से उसे सूर्यास्त और समुद्र का अत्यंत सुंदर और विस्तृत दृश्य देखने को मिला। अपने उद्देश्य की प्राप्ति से वह संतुष्ट होकर वहीं बैठ गया, मतलब जिस उद्देश्य से वहां गए थे वो उद्देश्य को प्राप्ति करने के बाद उन्हें संतुष्टि मिली। अब प्रश्न संख्या 4। यात्रा वृतांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। तो लेखक के लिए कन्याकुमारी के अनेक दृश्य बिल्कुल नए और अद्भुत थे। 3 समुद्रों का संगम, समुद्र के बीच स्थित चट्टानों से टकराती विशाल लहरें, सागर के किनारे फैले रेतीले टीले, समुद्र के ऊपर होने वाला मनोहारी सूर्यास्त और चारों ओर फैली अनंत जलराशि, इन सभी दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इन प्राकृतिक दृश्यों का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब ऐसा अनुभव उन्हें पहले नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसा चित्र, प्रकृति का ऐसा मनोरम चित्र कभी नहीं देखा था। अब है प्रश्न संख्या 5। यात्रा वृत्तांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। तो क्या है, 2 पॉइंट आपके लिए दिया गया है कि लेखक कठिन और उबड़-खाबड़ रेतीले रास्तों की परवाह किए बिना लगातार दूसरे टीलों की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि वह सबसे सुंदर स्थान से सूर्यास्त देखना चाहता था। यह उसके दृढ़ इच्छा और साहस को दर्शाता है। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, दृढ़ इच्छा के साथ आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ख नंबर,
लेखक ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचकर मनोहारी दृश्य का आनंद लिया। और यह उनकी हार न मानने वाली प्रवृत्ति और अपने उद्देश्य को पूरा करने के संकल्प को प्रकट करता है। जैसे आप लोग अभी वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर मतलब धैर्य धारण करके इस वीडियो को अंत तक देखा और अपने इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ पाए, तो ये भी आपके धैर्य को दर्शाता है। तो चलिए हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से और इन प्रश्नों के माध्यम से हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।